जो हम लोग कुछ दिन व्यक्तित्व के प्रकार पे चर्चा कर रहे थे कि मनोवैज्ञानिक युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, इन तीनों पे चर्चा हुआ था। हमने कहा था कि 3 मनोवैज्ञानिकों ने 3 आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार का निर्धारण किया है। दूसरा निर्धारण जो है व्यक्तित्व का, वो सेल्डन ने किया। मनोवैज्ञानिक सेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण करते हुए उसको भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है। ये क्या है कि शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। पहला है गोलाकार। ऐसे व्यक्तियों का शरीर अपेक्षाकृत अधिक स्थूल होता है। ऐसे व्यक्ति हंसमुख, ज्यादा भोजन करने वाले तथा आराम पसंद होते हैं। ये गोलाकार। दूसरा आयताकार। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? इनका शारीरिक गठन अत्यधिक आकर्षक होता है। ये लोग तंदुरुस्त होते हैं, ठोस और लंबी हड्डी तथा मजबूत मांसपेशियों वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसी, निडर और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जो कुछ भी कहना है आपके मुंह पे कहते हैं और समाज को फेस करते हैं। एकांत प्रिय नहीं होते, बढ़ चढ़कर सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। और तीसरा है लंबाकार। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की हड्डियां अत्यंत कोमल, पतली एवं लंबी होती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुबला पतला होता है। स्वभाव से इस प्रकार के व्यक्ति अत्यंत क्रोधी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, संवेदनशील, संकोची और एकांत प्रिय होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं फ्रेशर। फ्रेशर जो है, फ्रेशर ने भी व्यक्तित्व को बताया है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो जो उनको भी समझ लिया जाए। फ्रेशमर ने लिखा है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। स्वभाव के आधार पर उन्होंने रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है पिकनिक प्रकार, दूसरा है स्थेनिक, तीसरा एथलेटिक और तीसरा जो है डिस्प्लास्टिक। तो इस तरह से हम लोग जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण को देखा। अब व्यक्तित्व की निर्धारक क्या है? अब जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, इस अध्याय में, वह है मनोविज्ञान व्यक्तित्व के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के निर्धारकों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा है सामाजिक, सोशल फैक्टर। इन 3 निर्धारकों के आधार पर सोशल डिटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, व्यक्तित्व के संदर्भ में जैविक कारक जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें पहला है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? व्यक्तित्व के संदर्भ में आनुवंशिकता संबंधी समस्त घटकों को किसी जैविक निर्धारक के अंतर्गत लाया जाता है। बालक का जो असंख्य शारीरिक एवं मानसिक गुण अपने माता पिता से आते हैं, पूर्वजों के गर्भाधान के समय रजकणों से माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन्हें ही आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिकता के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों में ऐसे गुण होते हैं जो किसी दूसरे मनुष्य में नहीं पाए जाते। व्यक्ति की बुद्धि, कल्पना, विचार शक्ति, स्वभाव, इन सब में वैयक्तिक में भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन सब का निर्धारण आनुवंशिकता के आधार पर होता है। वंशानुक्रम, हेरिडिटियल डिटरमिनेंट्स जो हैं, वो जैविक कारक के रूप में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अपने स्राव को सीधे रक्त में भेजती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, बाह्य ग्रंथि और
अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनसे होने वाले हार्मोन्स जिन ग्रंथियों के बाहर आ जाते हैं शरीर के, वो बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स और डक्ट ग्लैंड्स, और जिनसे होने वाले स्राव शरीर के भीतर ही रह करके रक्त में मिल जाते हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो व्यक्तित्व के निर्धारण में अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये ग्रंथियां अपना स्राव सीधे रक्त में भेजती हैं और इन ग्रंथियों के स्रावों का व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो डिसऑर्डर हो जाती हैं, ज्यादा हार्मोनल डिफिशियंसी अगर लोगों में आ जाती है तो उससे भी व्यक्तित्व पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बाद व्यक्तित्व के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर के प्रारंभिक अवस्था के बाद को मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने विकास का महत्वपूर्ण अवस्था माना है। मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं, उनकी भी हम आइए चर्चा करते हैं। पहला है शैशव काल में आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, शैशव काल में बालक जो है विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर जो है शैशव काल में व्यक्ति इन तमाम इच्छाओं से, विभिन्न शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बिना रहता है, उसमें अभाव पाया जाता है, तो निश्चित है कि उसके व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। परिवार के व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त सुविधाएं न दी जाएं तो धीरे धीरे बालक में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होने लगता है। वो अपने को असहाय महसूस करता है, हीन भावना उसमें डेवलप होती है, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। बालक की भूख, प्यास, निद्रा, प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, ये सब संतुष्ट अगर नहीं है तो निश्चित है कि व्यक्तित्व के विकास पर उसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा और आगे चल करके ऐसे व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। उनमें प्रेम की कमी रहेगी तो वो जो उनका व्यक्तित्व जो है वो एंटी सोशल हो सकता है, असामाजिक व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं, जो आगे चल करके उनको सामाजिक संतुलन बनाने में, सामाजिक एडजस्टमेंट करने में परेशानी होगी। दूसरा है अपर्याप्त मातृ प्रेम। देखिए, शिशु को यदि पर्याप्त मात्रा में अगर प्रेम मिलता है तो उसका व्यक्तित्व जो है ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है, संतुलित होता है। परंतु शिशु को माता पिता से अलग कर दीजिए, किसी शिशु संस्थान में भेज दीजिए, तो धीरे धीरे उसके अंदर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अनुपयुक्त ढंग से लालन पालन अगर किसी बच्चे का होगा तो ऐसे बच्चे आगे चल करके अच्छे व्यक्तित्व वाले, इंटीग्रेटेड, संतुलित व्यक्तित्व वाले नहीं कहे जाएंगे। यदि माता को शिशु का आगमन पसंद नहीं है और वो बच्चे का ठीक से लालन पालन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनमें हीन भावना आती है, तमाम विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और आगे चल करके उनका व्यक्तित्व संतुलित नहीं रह पाता। देखिए, माताएं शिशुओं को अत्यधिक तिरस्कृत और अत्यधिक दंडित करती हैं, ये भी गलत बात है। अत्यधिक प्रेम, अधिक स्नेह की छूट भी नहीं होनी चाहिए और अधिक ज्यादा जो है दंड की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मलत्मुत्र निष्कासन संबंध में कठोरता का बर्ताव करती हैं। बच्चों में सुरक्षा का भाव, विद्रोहात्मक प्रवृत्ति, अपराध की भावना आदि जो है धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। तो इसलिए ये शैशव काल में आवश्यकताओं की संतुष्टि और पर्याप्त मात्रा में उनका संरक्षण, उनका प्रेम, स्नेह, ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और नेक्स्ट है सामाजिक कारक। जिस तरह से जैविक और मनोवैज्ञानिक कारक किसी के व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसी तरह सामाजिक कारक भी व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। परिवार समाज का अभिन्न अंग होता है
और व्यक्ति का जन्म जब भी होता है तो किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, परिवार की परिधि से बाहर निकलकर अपने पास पड़ोस, विद्यालय तथा मित्रों के साथ अंतर क्रियाएं करता है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने 2-3 कारण जो है सामाजिक निर्धारक बताए हैं, जिसमें सामाजिक पर्यावरण है और सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ अब सामाजिक पर्यावरण में देखिए कई चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कि पहला है परिवार। कभी कभी प्रश्न भी आपके यहाँ पूछते हैं वो कि व्यक्तित्व के विकास में परिवार की क्या भूमिका है, व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का कैसे प्रभाव पड़ता है, पास पड़ोस का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, मित्रों का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चैप्टर सामाजिक कारक के या निर्धारक के संदर्भ में ही कहे जाएंगे। तो पहला हम ये देखते हैं परिवार का प्रभाव कैसे पड़ता है। व्यक्तित्व के विकास में परिवार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि व्यक्ति बालक जो है अपना सबसे ज्यादा समय परिवार में ही बिताता है और उतने में समय में परिवार में होने वाली तमाम गतिविधियां, चाहे वो माता पिता के आपसी सहयोग सद्भाव की बात हो, चाहे उनमें लड़ाई झगड़े या फ्रैक्शन की बात हो, जो भी चीजें होती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के रवैये, उनके व्यवहार, इन सब का प्रभाव जो है उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है। क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है वो बच्चे एकदम कोरे कागज की तरह होते हैं, उनपे जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो ऐसे परिवार में जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा होती है, ऐसा परिवार जो दुष्ट प्रकृति के लोग जहाँ ज्यादा हों, ऐसे परिवार जहाँ जुआ, शराब, नशाखोरी आदि का प्रचलन है, तो ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व निश्चित ही संतुलित नहीं होगा। तो इस तरह से परिवार जो है, परिवार प्राथमिक गुणों की प्रथम पाठशाला है और सबसे ज्यादा बच्चा अगर किसी के व्यक्तित्व की छाप अगर पड़ती है तो वह है माँ। माँ वह साधन है, वह माध्यम है, चाहे तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अद्वितीय बना सकती है और चाहे तो उसको जो है गर्त में गिरा सकती है। माता के बाद पिता आते हैं, पिता के बाद परिवार के अन्य सदस्य आते हैं। तो जब भी छोटे बच्चे हमारे परिवार में हों तो हमारा ये दायित्व होना चाहिए कि इस तरह का किसी भी प्रकार का जो है प्रचलन न हो, इस प्रकार का प्रदर्शन न हो कि बच्चे के कोमल व्यक्तित्व पर उसका बुरा असर पड़े। तो इसलिए परिवार जो है वो उसका सीधा प्रभाव व्यक्तित्व पे पड़ता है। दूसरा है पास पड़ोस। परिवार की परिधि से बच्चा बड़ा होने के बाद जब इंटरेक्शन करता है, दूसरा है पास पड़ोस। आजकल का पास पड़ोस जो है, भले ही लोग न माने, न इस पे ध्यान दें, लेकिन पास पड़ोस का भी व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा पास पड़ोस है, पड़ोसी अच्छे हैं, तो निश्चित है कि उनकी अच्छाइयों का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व पे पड़ेगा, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करेगा। और अगर पास पड़ोस गंदा है, पास पड़ोस बेकार है, तो उसका बुरा प्रभाव जो है व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो इसलिए पास पड़ोस का भी प्रभाव सामाजिक कार्य के रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तीसरा आता है विद्यालय। परिवार के बाद अगर बच्चा कहीं ज्यादा समय व्यतीत करता है तो वह है विद्यालय। विद्यालय जहां बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है, हर ढंग से उसका विकास किया जाता है, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक,
हर क्षमताओं का विकास, सृजनात्मक सारी क्षमताओं का विकास हुआ। इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी के लिए बहुत आवश्यक है। विद्यालय में विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय के गुरुजन, ये सब जो है अगर पक्षपात का भाव रखते हैं, ऊंच नीच, सामाजिक सौहार्द नहीं बनाते, सांप्रदायिक विरोध करते हैं, धार्मिक विरोध को बढ़ावा देते हैं, तो इन सब का प्रभाव जो है व्यक्तित्व में पड़ना चाहिए। लेकिन विद्यालय का माहौल जो है इस तरह का होना चाहिए कि वहां ये सब चीजें जो है न पनपे। नेक्स्ट है विद्यालय के बाद पास पड़ोस, मित्रगण कैसे हो, मित्रों का भी प्रभाव, मित्रों के साथ आदमी ज्यादा घुल मिल जाता है, तो विद्यालय के बाद मित्रगण जो है, सहपाठी, ये भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो पठन पाठन में ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्लास छोड़ने, विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो दुर्गुणों में ज्यादा वो लिप्त होते हैं। तो इस तरह से उनके साथ रहने के कारण जो है आपके व्यक्तित्व पर भी विकास पड़ता है। और लास्ट है संस्कृति, कल्चरल डिटर्मिनेंट्स या कल्चरल फैक्टर्स। व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है, जिस समाज में रहता है, हर समाज की एक न एक संस्कृति होती है और संस्कृति का सीधा प्रभाव जो है हमारे व्यक्तित्व पे पड़ता है। आज की बात अलग है, ये अलग विषय है कि हमारे यहाँ संस्कृति का विलोपन हो रहा है। धीरे धीरे हम पाश्चात्य संस्कृति के एडवांस बनने की कोशिश में, मॉडर्न बनने की कोशिश में अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। जिससे ये सोचना होगा कि समाज किस दिशा और किस दशा हमको प्राप्त हो। तो संस्कृति, जिस समाज की जो इतनी अच्छी संस्कृति, कल्चर हमारे यहाँ की है, हम लोग पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करने वाले हैं, इतना आत्मविश्वास है हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में। हायरार्की, ऊंच नीच का भाव, ये सब सारी चीजें हमारे कल्चर में हैं। अनुशासन, प्रार्थना, समय का ध्यान, ये हमारी कल्चर में अगर है, हमारी संस्कृति में है, और हमारे जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं, अगर वहां जो है ये सब चीजें अडॉप्ट की जाती हैं, इनका जो है बराबर प्रचलन होता है, तो निश्चित है कि ऐसे संस्कृति में पढ़ने वाले बच्चे का व्यक्तित्व संतुलित होगा और वो जो है कभी भी असंतुलन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और इस पे हम आपको मैटर भेज दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, उनका प्रकार क्या है और जो है व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन से। तो फिर अगले व्याख्यान में हम लोग फिर मिलेंगे, तो चर्चा करेंगे। हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिएगा, साइकोलॉजी विद एसपी सर, तो आपको ये सारी चीजें, हमारे ऑडियो वीडियो सब मिल जाएंगे। उसमें हमारे मटेरियल भी हम वहाँ उपलब्ध करा देते हैं। और अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी तो आप, हमारा फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और इस तरह से जो है आप मैसेज भी दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। ओके, एंड दैट्स ऑल।